नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महापुरुषों की गाथा में, जहां हम इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और विचारों से पूरी दुनिया को दिशा दी। यहां हम आपको मिलवाते हैं असली नायकों से, जिनकी जीवन यात्रा न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि हमारे जीवन को बदल देने की ताकत रखती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की महान गाथा। कुछ नाम इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखे जाते हैं। कुछ इंसान सिर्फ अपना भाग्य नहीं, पूरी मानवता का भविष्य बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता, समाज सुधारक और लाखों दलितों के उद्धारक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जिसने अंधकार में रोशनी की किरण दिखाई, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने साबित किया कि शिक्षा ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो छुआछूत के समाज में जन्मा, पर जिसने अपने ज्ञान, साहस और संघर्ष से पूरा राष्ट्र बदल दिया। भाग एक, जन्म, बचपन और शिक्षा की शुरुआत। 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के मऊ नामक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और माता एक संस्कारी, धार्मिक महिला थी। लेकिन जिस समाज में अंबेडकर का जन्म हुआ, वह समाज जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अछूत कहलाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण छोटे भीमराव को बचपन से ही अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा। बाल्यकाल का संघर्ष। छोटे भीमराव जब स्कूल जाने लगे तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। उन्हें स्कूल की कुर्सी पर नहीं, फर्श के कोने में दूर बैठने को कहा जाता था। जब उन्हें प्यास लगती तो कोई भी उन्हें पानी नहीं पिलाता, क्योंकि छुआछूत का डर था। प्यास से तड़पते हुए भी उन्हें कोई पात्र छूने नहीं देता था। सोचिए, वो बच्चा जो एक दिन भारत का संविधान लिखेगा, उसे उस समय अपने देश में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ओपन बुक शिक्षा के प्रति लगन। पर भीमराव का मन बड़ा था। उनकी सोच समाज की सीमाओं से भी आगे थी। जहां और बच्चे हार मान लेते, वही भीमराव कहते, मुझे पढ़ना है, मुझे बदलना है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखी। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और शिक्षा के प्रति समर्पण असीम। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने ये तय कर लिया था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे अंधकार मिटाया जा सकता है। स्कूल पहली बड़ी उपलब्धि। जब भीमराव 7वीं कक्षा में पहुंचे, तब उनके गुरु कृष्णाजी केशव अंबेडकर उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुए। उसी गुरु ने भीमराव के जीवन में एक ऐसा उपकार किया जिसे उन्होंने जीवन भर नहीं भुलाया, क्योंकि भीमराव का उपनाम सकपाल था, जो उनके समाज की पहचान बताता था। गुरुजी ने कहा, अब से तुम्हारा नाम अंबेडकर होगा, क्योंकि तुम मेरे गांव अंबादेव से हो। और उसी दिन से भीमराव सकपाल बन गए। भीमराव अंबेडकर हाई स्कूल और कॉलेज की यात्रा। 1907 में उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। यह उनके समाज के किसी व्यक्ति द्वारा हाई स्कूल पास करने की पहली ऐतिहासिक घटना थी। पूरा समाज गर्व से भर गया, पर गरीबी अब भी उनके साथ थी। कॉलेज की फीस, किताबें, रहन सहन, सब कुछ एक बड़ी चुनौती थी। कई बार उन्हें एक ही समय में पढ़ाई और काम दोनों करना पड़ता था, लेकिन भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उनके मन में एक आग जल रही थी, मुझे पढ़ना है ताकि मैं अपने समाज की बेड़ियां तोड़ सकूं। ग्रेजुएशन कैप, विदेश यात्रा का सपना। 1913 में किस्मत ने करवट ली। उनकी प्रतिभा और लगन को देखकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और यह छात्रवृत्ति बनी भीमराव के जीवन की सबसे बड़ी उड़ान का आधार। इस छात्रवृत्ति के दम पर वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। सोचिए, जिस बच्चे को अपने ही देश में स्कूल के पानी के मटके को छूने नहीं दिया गया, वही बच्चा अब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना नाम रोशन कर रहा था।
ये सिर्फ शिक्षा की ताकत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की विजय थी। माँ की ममता और भावनात्मक पल। जब भीमराव विदेश जाने वाले थे, उनकी माँ बहुत बीमार थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, ये रास्ता कठिन है, पर तू पीछे मत हटना, तेरी सफलता में ही मेरी जीत है। माँ की वही सीख उनके जीवन की प्रेरणा बन गई। कुछ ही समय बाद माँ का देहांत हो गया, पर अंबेडकर ने माँ की उस सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। पृथ्वी कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर अमेरिका पहुंचने के बाद भीमराव अंबेडकर ने दिखा दिया कि भारतीय मस्तिष्क किसी से कम नहीं। उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि वहाँ के समाज और लोकतंत्र को भी गहराई से समझा। वहाँ के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, जो सम्मान उन्हें अपने देश में कभी नहीं मिला था। 1915 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की और उनका शोध विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, प्राचीन भारतीय व्यापार। फिर 1916 में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध पत्र था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। अब वो छोटा बालक जो समाज के ताने सुनता था, अब वो विद्वान बन चुका था, जिसकी आवाज दुनिया सुन रही थी। रीजन लेटर G, रीजन लेटर B, लंदन की ओर कदम। 1916 में अंबेडकर लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन लंदन इन ऑफ कोर्ट में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। पर उनका सपना अधूरा नहीं रहा, वो फिर लौटे और लंदन से DSc की डिग्री भी प्राप्त की। यह वही व्यक्ति था जो कभी समाज के तिरस्कार से टूटा नहीं, बल्कि हर ठोकर को सीढ़ी बनाता गया। भाग 1 का समापन। अब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शिक्षित, विद्वान और आत्मसम्मान से भरे युवा बन चुके थे। उनके भीतर अब केवल एक सपना था, अपने समाज को अंधकार से निकालना। पर असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, जब उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। आगे भाग 2 में पढ़िए अंबेडकर का समाज सुधार आंदोलन, राजनीतिक संघर्ष और न्याय के लिए उनकी लड़ाई। ग्रेजुएशन कैंप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा भाग 2। प्रेरणादायक जीवनी, समाज सुधार और संघर्ष का काल, नए भारत की सोच की शुरुआत। विदेश से लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर अब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति बन चुके थे। MA, PhD, DSc, LD और बैरिस्टर एट लॉ जैसी डिग्रियों से सम्मानित। पर उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, इतनी डिग्रियां लेकर क्या करूंगा, जब मेरे अपने लोग अभी भी अंधकार में हैं। उन्होंने तय किया, अब उनकी शिक्षा का असली उद्देश्य अपने समाज को जगाना और न्याय दिलाना है। बड़ौदा में अपमान। 1917 में अंबेडकर बड़ौदा लौटे, जहां उन्हें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सरकारी सेवा में नियुक्त किया। परंतु जातिवाद यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। उनके सहकर्मी उनके साथ बैठने से मना करते, पानी पीने नहीं देते और बातचीत तक नहीं करते। एक दिन जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने एक धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया। लेकिन जब वहाँ के लोगों को पता चला कि वे अछूत हैं, तो उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। जिसने अमेरिका और लंदन में सम्मान पाया, उसे अपने ही देश में रहने की जगह नहीं मिली। ये घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अब उन्होंने प्रण लिया, मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। लाउडस्पीकर, मूकनायक से बनी आवाज। 1920 में अंबेडकर ने मुंबई में अपना पहला अखबार निकाला, मूकनायक, द लीडर ऑफ द म्यूट। इस अखबार का उद्देश्य था उन लोगों की आवाज बनना जिनकी आवाज समाज ने दबा दी थी। मूकनायक ने समाज में तूफान ला दिया। लोग पहली बार अपनी बात खुले रूप से कहने लगे। अब अंबेडकर सिर्फ एक शिक्षक या विद्वान नहीं रहे, वे बन चुके थे जनता की आवाज। जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। 1927 में अंबेडकर ने महार सत्याग्रह का आयोजन किया। इस आंदोलन का मकसद था कि अछूत कही जाने वाली जातियों को सार्वजनिक जलाशयों और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिले। हजारों लोग उनके नेतृत्व में महार के चवदार तालाब पर इकट्ठा हुए। अंबेडकर ने स्वयं वहां जाकर पानी पिया और घोषणा की,
यह पानी सिर्फ एक तालाब का नहीं, ये समानता का प्रतीक है। पर यह कदम समाज के ठेकेदारों को मंजूर नहीं था। हिंसा भड़क उठी, लेकिन अंबेडकर पीछे नहीं हटे। फायर मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मनुस्मृति दहन, उन्होंने उस ग्रंथ की प्रतियां जलाईं जिसे समाज में असमानता फैलाने का प्रतीक माना जाता था। ये केवल एक प्रतिरोध नहीं था, यह एक घोषणा थी, अब शोषण का युग खत्म होगा, अब समानता का युग आएगा। स्कूल शिक्षा को आंदोलन बनाया। अंबेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने न केवल शिक्षा को अपनी ताकत बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग खोला। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और कई संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थानों ने हजारों युवाओं को शिक्षा और आत्मविश्वास दिया। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1926 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1930 में वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के सामने दलितों के अधिकारों की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा, हमारे समाज को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जब तक हर व्यक्ति को समान अधिकार न मिले। गांधी से टकराव और पूना पैक्ट। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग चुनावी प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके, पर महात्मा गांधी इस बात से असहमत थे। गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश में तनाव फैल गया। आखिरकार अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 हुआ। इस समझौते के अनुसार दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं, पर अलग निर्वाचन नहीं होगा। ये समझौता इतिहास में दो महापुरुषों के वैचारिक मतभेद के बावजूद एकता की मिसाल बना। सूर्यास्त, नई दिशा, जनता को संगठित करना। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि केवल राजनीति नहीं, समाज की मानसिकता भी बदलनी होगी। उन्होंने अपने समाज को संगठित करने के लिए रैलियां, भाषण और शिक्षा शिविरों का आयोजन किया। उनकी आवाज अब देश के कोने कोने में गूंजने लगी थी। लाखों लोग उनके नेतृत्व में समानता की मांग लेकर खड़े हो गए। नैरेटर का स्वर प्रेरक और ऊर्जावान हो। अब अंधकार छटने लगा था। अब लोगों को लगने लगा था कि बदलाव संभव है। स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर के संस्थान और योगदान। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाएं स्थापित की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समता सैनिक दल 1927, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1930। इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने दलितों को शिक्षित और संगठित किया। उनका एक ही नारा था, ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। संविधान सभा में प्रवेश 1946 में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। अब वे उस मंच पर थे जहां से वे पूरे राष्ट्र की दिशा तय करने वाले थे। यह वो समय था जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर था और एक नए भारत की रचना होने वाली थी। नैरेटर की आवाज धीमी और दृढ़ हो। अब वो बच्चा जिसे कभी स्कूल में बाहर बैठाया गया था, अब उस देश का भविष्य लिखने जा रहा था। भाग 2 का समापन। अब अंबेडकर बन चुके थे भारत के संविधान निर्माता, लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे आने वाला अध्याय उनके जीवन का सबसे गौरवशाली और भावनात्मक अध्याय था। संविधान निर्माण, बौद्ध धर्म की दीक्षा और अमर विरासत। संविधान निर्माण, धर्म परिवर्तन और प्रेरणादायक अंत। संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी। वर्ष 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। सदियों की गुलामी के बाद देश को आजादी मिली, पर अब सामने एक नई चुनौती थी। कैसा होगा नया भारत? एक ऐसा भारत जहां सबको समान अधिकार मिले, जहां कोई ऊंच नीच न हो, जहां न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व सबके लिए हो। ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, यह उनके जीवन के संघर्षों का उत्तर था।
नैरेटर का स्वर गर्व और आदर से भरा हो। ग्रेटर देन जिस व्यक्ति को कभी स्कूल में बाहर बिठाया गया, आज वही भारत का संविधान लिखने बैठा था। स्क्रॉल संविधान का निर्माण अंबेडकर ने अपनी पूरी विद्वता, अपने सारे अनुभव और अपने न्यायप्रिय विचारों को भारत के संविधान में समर्पित कर दिया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक दस्तावेज बन गया। उनका उद्देश्य था हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। संविधान में समानता और न्याय की नींव अंबेडकर ने संविधान में निम्नलिखित प्रमुख अधिकारों को जोड़ा: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म, भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनके माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अब जाति, धर्म या वर्ग के नाम पर भेदभाव का शिकार न बने। नैरेटर प्रेरक स्वर में ग्रेटर देन उन्होंने कानून नहीं, इंसानियत लिखी थी उस संविधान में। 26 नवंबर 1949 ऐतिहासिक दिन। इस दिन भारत का संविधान तैयार हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अंतिम भाषण दिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता तो आ गई है, पर अगर हमने सामाजिक और आर्थिक समानता न दी तो यह आजादी अर्थहीन होगी। उनकी यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समानता की दिशा में आगे कदम। संविधान लागू होने के बाद भी अंबेडकर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने समाज में शिक्षा, महिला अधिकार और आर्थिक सुधार के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने मजदूरों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए नए अध्याय खोले। संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर का ज्ञान केवल कानून तक सीमित नहीं था। वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शिक्षा के महान ज्ञाता थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों की नींव रखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गठन में उनके विचारों का बड़ा योगदान रहा। उनकी सोच थी, ग्रेटर देन जब तक समाज में असमानता है तब तक सच्चा विकास संभव नहीं। धर्म की ओर झुकाव, आत्मा की शांति की खोज। जीवन भर संघर्ष करते हुए अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक समानता केवल कानून से नहीं, मानसिकता से भी आती है। उनका मन उस समय की धार्मिक प्रथाओं से आहत था। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख और अन्य। अंततः उन्होंने पाया कि बुद्ध का मार्ग करुणा और समानता का मार्ग उनके विचारों से सबसे निकट है। पूर्णिमा 14 अक्टूबर 1956। ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन। नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से दीक्षा ली और कहा, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत देख रहा हूँ। आज मैं मुक्त हुआ हूँ। उस दिन लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया। वह दृश्य इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। जिसने समाज को ज्ञान दिया, आज वह आत्मा शांति की ओर अग्रसर थी। जीवन का अंतिम अध्याय। बौद्ध धर्म स्वीकारने के कुछ महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली के अपने निवास पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का शरीर शांत हो गया, पर उनकी सोच, उनके विचार, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। उनका शरीर गया, पर उनकी आत्मा ने एक राष्ट्र को जगाया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। हिबिस्कस डॉक्टर अंबेडकर की विरासत। आज भारत में हर नागरिक जो समान अधिकारों का आनंद ले रहा है, हर बच्चा जो किसी भी स्कूल में बैठ सकता है, हर महिला जो अपनी आवाज उठा सकती है, ये सब उस व्यक्ति की देन है जिसने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति समाज को बदलना चाहता है, उसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। दोस्तों, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कभी बाधा नहीं होती। अगर हमारे भीतर शिक्षा, आत्मसम्मान और संघर्ष की ज्वाला जलती हो। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रेरणादायक जीवनी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वो किसी और के जीवन को बदल दे। ऐसी और महान विभूतियों की कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। जय भीम रॉक।